हेलो स्टूडेंट, चित्रांश एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीएस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए। लगभग 100 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये जीएस के हिस्ट्री पार्ट से हैं। इसमें के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज आपको बताने चले जो कि सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी में हो या फिर जो कोई भी वनडे एग्जाम होता है। तो हिस्ट्री के जो ये क्वेश्चन हैं ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं और रिपीट होते हैं। तो आज हम उसी के लिए लेकर के आए हैं, जिससे कि आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा और आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हमारे सिर्फ वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल में निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, लघुपाषाण काल या नवपाषाण काल। तो इतिहास के जो आरंभिक काल होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल। क्या बोला जाता है? पुरापाषाण काल। तो जिस काल का अब कोई लिखित मतलब ऐसा समय जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब जो ये प्रागैतिहासिक काल है इसके अंतर्गत ही पाषाण कालीन जो सभ्यता होती है वो आती है, उसी को पाषाण काल बोला जाता है। तो और ये जो पाषाण काल होता है ये जो उपकरण होते हैं उनकी भिन्नता के आधार पर ये जो पाषाण युग को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल जो पाषाणकालीन सभ्यता जो है उसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं और वो जो 3 भाग में डिवाइड करते हैं उसका मुख्य जो है बेस जो होता है, मुख्य आधार जो है वो अलग अलग तरीके के जो उपकरण होते हैं उनका प्रयोग करना, भिन्न भिन्न तरह के जो उपकरण होते हैं उनको प्रयोग करने के आधार पर जो है उनको अलग अलग आधार पर 3 चरणों में जो है डिवाइड किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसमें कौन सा इतिहास के आरंभिक काल में जिसमें आरंभिक काल को क्या बोला था? पुरापाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश की जो प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं लगभग भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो ये इसको जो प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ साथ भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना भी कहते हैं इसको। तो भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ये मध्य प्रदेश राज्य की जो प्रसिद्ध भीमबेटका की जो गुफा है ये भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली या तंग और टेढ़ी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां कैसी थीं? ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें, चौड़ी और सीधी थीं। कैसी थीं? चौड़ी और सीधी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी और ये सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर एक दूसरे को मतलब 90 डिग्री पर जाकर के मिलती थी। कहाँ पर मिलती? 90 डिग्री पर मिलती थी, मतलब पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, समकोण पर काटती थी। तो इसमें कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियाई सभ्यता, फारस सभ्यता या मिस्र सभ्यता। तो ये कौन सी सभ्यता है जो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या हड़प्पा। तो कौन सा स्थित है सिंधु घाटी नदी के किनारे? ऑप्शन नंबर बी इसमें से मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित होता है और यहाँ लगभग प्रत्येक घर में जो है अपने कुएं और स्नानागार होते थे और पानी के लिए जो है नालियों की व्यवस्था होती थी और सभी घरों में जो है शौचालय बने हुए रहते थे। ठीक है, तो सभी घरों में शौचालय बने होते थे और ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तमिल, खरोष्ठी, अज्ञात या ब्राह्मी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो कौन सी थी? अज्ञात। ऑप्शन नंबर सी सही, अज्ञात थी। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं और 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। ये लिपि चित्रात्मक थी और ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, तो ये लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात थी और इस लिपि में जो है लगभग 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों एवं तांबे की गुटकों आदि पर मिलते हैं और ये लिपि चित्रात्मक है और ये लिपि अभी तक जो है पढ़ी नहीं जा सकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला या जीवन का टीला? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मृतकों का टीला। क्या था? मृतकों का टीला। तो यह मोहनजोदड़ो, इसको सिंधी भाषा में जो है मृतकों का टीला इसका मतलब होता है और इसकी खोज जो है किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, किसने की थी? राखल दास बनर्जी 1922 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा भवन? विशाल स्नानागार, धान्यागार, सस्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, धान्यागार। क्या है? धान्यागार। ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदड़ो का ये जो धान्यागार है वो 45 मीटर लंबा तथा 22 मीटर चौड़ा होता था। ठीक है, और जो कि यहाँ सबसे बड़ा भवन होता है, पहले जो यहाँ सबसे बड़ा भवन कौन होता था? धान्यागार। इसकी लंबाई 45 × 22 मतलब 45 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा था। और मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11 मीटर से पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7 मीटर होती थी। 11 और 7 मीटर। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण 11 मीटर और पूर्व से पश्चिम 7 मीटर होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा, लोथल, चरहुदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो कहाँ मिला था? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अभी जो मैंने बताया था, मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता के साथ, मध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो देवी माता की पूजा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? पतन नगर कौन सा है? से पतन होना शुरू हुआ था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। तो क्या था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, लोथल। ठीक है, तो लोथल जो है ये कहाँ है? ये गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कहाँ? गुजरात में। लोथल जो है गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, अहमदाबाद में। और ये 1955 से 1962 के मध्य SR राव के जो है निर्देशन में आज खुदाई की गई थी, जहां 2 मील के घेरे में बसे एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा, जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताया है। ठीक है, इसको राव महोदय ने क्या बोला है? कौन से SR राव ने बोला था कि ये जहाजों की गोदी है। और इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था। ठीक है, क्या था? पतन नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र और फारसी। तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए, लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यताओं का जो है जहाजी मालघाट था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वास्तुकला,
बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मिट्टी के पात्र। तो कालीबंगा ये जो कालीबंगा है जो संधव के समय के सभ्यता का एक पुरातन स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्वान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए, जहां से कालीबंगा से मिट्टी के कुछ पात्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन और बढ़ईगिरी। तो क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत, सबसे बड़ी ताकत जो है व्यापार, क्या था? बिजनेस। सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? व्यापारी और नगरीय सभ्यता थी। और ये इसलिए इसका जो मेन मुख्य जो व्यवसाय था, मुख्य अर्थव्यवस्था जो थी वो क्या थी? व्यापारी थी। और सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापारी था। और इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, नेक्स्ट है, और क्या था? कृषि और पशुपालन का भी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती है? कौन सी नहीं पाई जाती है? सोना, तांबा, चांदी या लोहा। तो कौन सी नहीं पाई जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जो है आदि धातुएं मिली है, परंतु लोहे की इसमें जो धातु है वो नहीं मिली है। तो किसकी किसकी धातु मिली है हड़प्पा सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन जो है कांसा, तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि की धातुएं मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। और हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। तो इसमें कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती है? सोना, चांदी, तांबा, लोहा नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? लोहा। नेक्स्ट है, सोर्तुगुई मतलब सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तिब्बत। तो सोर्तुगुई मुंडीगांव गाक सिंधु घाटी से संबंधित पुरास्थल क्षेत्र है और ये अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और उसके उत्पाद, चावल और दालें, और है सब्जियां और फूल। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। तो वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही इन सभी का जो मेन जो है मुख्य प्रमुख महत्व था। और ऋग्वेद में दूध में जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनाने वाली पनीर का उल्लेख जो है किया गया है। और जौ के सत्तू को दही में डालकर खाने से जो है भोज पदार्थ इस डालकर के भोज खाने योग्य पदार्थ जो है तैयार किया जाता था। और ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जौ, जई, राई और गेहूं। तो सबसे पहले मनुष्य द्वारा सबसे पहले कौन सा अन्न प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए जो है जौ। तो जौ जो है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित, तो इसमें कौन सा पहले, उसके पहले जो क्वेश्चन उसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए टिक लगा लें, जौ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित तीनों वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। तो वेद त्रयी कहा गया है, इसमें कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती है? तो कौन सी सभा है जो
सरदार के चुनाव में शामिल होती है? ऑप्शन नंबर ए समिति, ऑप्शन नंबर बी सभा, गण और विधाता। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए समिति, क्या सही होगा? समिति, समिति सही है। तो ये ऋग्वेद में समिति का जो है 9 बार उल्लेख किया गया है। इसको याद रखना है कि ये जो समिति का प्रयोग ऋग्वेद में 9 बार किया गया है। और समिति को क्या कहा जाता है? विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज को अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। तो समिति को क्या क्या कहा गया है? विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज को व्यक्त करने वाली एक संस्था कहा गया है। जो राजा के निर्वाचन में जो है, जो राजा क्या होता है? जनजातीय सरदार का जो मुखिया होता है उसी बोला जाता है। तो राजा के जो निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन में इनका जो है इस समिति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा समान रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती है? समिति। समिति जो है इसका उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार किया गया है। और समिति को विश्व अथवा जन साधारण की आवाज अभिव्यक्त करने की संस्था कहा गया है। और क्योंकि राजा का चुनाव जो होता है उसमें जो इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्न में से किसमें किया गया है? केनोपनिषद, उपनिषद, विष्णु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण और अथर्ववेद। तो किसमें किया गया है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ऐतरेय ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद के कौन सी? ऑप्शन नंबर सी। जो ऐतरेय ब्राह्मण है ऋग्वेद के साकल शाखा से संबद्ध है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, किससे लिया गया है? ये सत्यमेव जयते जो है किससे लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर बी मत्स्य पुराण से, ऑप्शन नंबर सी भगवत गीता से और ऑप्शन नंबर डी मुंडकोपनिषद से। तो ये किससे लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी सही है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो घोषा, अपाला, मैत्रेयी और गार्गी। तो किसको दिया था? ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। तो याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख जो है, इसका उल्लेख जो है बृहदारण्य उपनिषद में किया गया, उपनिषद में किया गया है। ठीक है, इसमें क्या गया है? वे बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। किसका? याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद का उल्लेख जो है उसमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? दैव विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह और ब्रह्म विवाह। तो किसको नहीं माना जाता था? ऑप्शन नंबर सी सही है, गंधर्व विवाह। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, गंधर्व विवाह। ओके, तो गंधर्व विवाह जो हिंदू धर्म में विवाह को जो है ऐसे 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है। तो प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार बताए गए? 8 प्रकार बताए गए। पहला क्या है? ब्रह्म विवाह, दूसरा दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह और असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। तो इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और आर्ष विवाह को ही विधि सम्मत माना गया है। बाकी जो 5 प्रकार के विवाह हैं उनको विधि सम्मत नहीं माना गया है। ठीक है, तो इसमें जो है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना गया है? तो गंधर्व विवाह को नहीं माना गया। केवल ऐसे जैसे कि इनमें ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह है, इन्हीं को जो है विधि सम्मत माना गया है, मतलब 3 को माना गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुमिनदेय स्तंभ, मूर्ति, पीपल वृक्ष, बौद्ध मठ। तो किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए, अशोक मौर्य का रुमिनदेय स्तंभ है, इसमें माना गया है। तो ये जो अशोक के रुमिनदेय लघु स्तंभ है, लघु स्तंभ जो है लेख से पता चलता है कि वहां अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया था। उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया और वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में ईस्वी पूर्व हुआ था और लुम्बिनी ग्राम का भूमि घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था। ठीक है,
तो अशोक के रुक्मिणीदेवी लघु स्तंभ लेख से पता चलता है, क्या पता चलता है कि वह अपने राजाभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया और वहां पत्थर की दीवार बनवाई गई और बना करके शिला स्तंभ खड़ा किया गया था और वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? ज्ञात्रक, मौर्य, शाक्य और कुरु। तो बुद्ध जो है वो शाक्य से संबंधित है। किससे? शाक्य से। तो ये शाक्य बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध है, ये शाक्य वंश से संबंधित है और इनका जो जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुख्य शुद्धोदन के यहाँ हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म परिषद कहाँ आयोजित की गई है? बौद्ध धर्म परिषद वैशाली, कश्मीर, राजगृह या पाटलिपुत्र में की गई है। तो कहाँ की गई है? ये तो बौद्ध धर्म परिषद का जो है आयोजन वो राजगृह में किया गया है। ठीक है। तो बौद्ध धर्म परिषद का जो आयोजन है ये मगध के सम्राट जो अजातशत्रु थे उनके समय में ये राजगृह में किया गया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? अशोक, कनिष्क, हर्ष, बिंदुसार। तो किसने किया था 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन? तो 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन जो है ये त्रिपिटक, उपनिषद नहीं, इसमें पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? अशोक, कनिष्क, हर्ष, बिंदुसार। तो किसने किया था? इसमें ऑप्शन में जो है नहीं है, इसमें ऑप्शन गलत है। इसमें एक ऑप्शन होगा ये जो 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन जो था राजा मिंडन किसके संरक्षण में किया गया था? राजा मिंडन के संरक्षण में किया गया था। इसमें ऑप्शन नहीं है, राजा मिंडन। राजा मिंडन के संरक्षण में 1871 ईस्वी में ये म्यांमार में किया गया था। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, आरण्यक। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है क्योंकि ये त्रिपिटक सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक और उपनिषद एवं आरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। तो इसमें कितने बौद्ध साहित्य की पहचान है? त्रिपिटक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियों एवं शूद्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, स्त्रियों एवं शूद्र। तो इसमें जो है बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वारा अपने द्वार जो है खोलकर समाज का गहरा प्रभाव जमाया था और ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा था और उनके लिए जो है एक यज्ञोपवीत संस्कार का विधान भी किया था और बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई थी। ठीक है। तो बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था, कौन? स्त्रियों से और शूद्र से। ठीक है, ये थे वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र और वैशाली। तो कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर बी से होगा, सारनाथ में। तो बुद्ध ने अपना प्रथम वचन, पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था और बौद्ध धर्म में इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा है। और बुद्ध ने अपनी जो अपना उपदेश जो था लोकल लैंग्वेज में दी थी, जिसके था पाली। किसमें दिया था? पाली में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, मौर्यों के काल में। तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहां प्रकट हुए थे? ऑप्शन नंबर इसमें जो सी है, बुद्ध के काल में। तो भारत का जो सबसे पुराना धातु का सिक्का ये लगभग 5वीं और 6वीं ईसा पूर्व मतलब बुद्ध के काल में ही जो है आया था और इसको पंचमार्क या फिर आहत सिक्के कहा जाता है।
आहत सिक्के मतलब इसको ठोक करके बनाया गया था, इसलिए इसको आहत सिक्का भी नाम दिया गया था। और ये अधिकांशतः ज़्यादातर चांदी के होते थे और कुछ जो है तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है, आहत सिक्के इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर ठोक करके ठप्पा मार करके जो है बनाया जाता था मोहर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है किसमें की गई थी? प्राकृत पाठ, पाली पाठ, संस्कृत पाठ और चित्रलेखीय पाठ। तो किसमें की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसमें पाली पाठ में की गई थी। तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ की रचना है पाली पाठ में की गई थी। और उस समय जो है ये लैंग्वेज जो थी वो लोकल लैंग्वेज थी, इसलिए उसमें की गई थी। उसके बाद बौद्ध धर्म ग्रंथ को जो है संस्कृत में भी लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? दिव्य वंदना, दोहा कोसा, वज्रछेदिका, वामसात पाक्षिणी। तो कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वामसात पाक्षिणी। तो भारत में जो लिखा गया सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ वो वामसात पाक्षिणी है और इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ होता है? तो जन्म, महाविनिष्क्रमण, प्रबोध और महापरिनिर्वाण। तो किसके साथ होता है? जन्म के साथ। तो कमल व साड़ का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा गृह त्याग से, पीपल ज्ञान से और पद चिन्ह निर्वाण से एवं स्तूप का स्तंभ मृत्यु से है। तो कमल व साड़ का संबंध जन्म से है, घोड़ा गृह त्याग से है और घोड़ा का जो है गृह त्याग से है और पीपल का ज्ञान से है और पद का चिन्ह निर्माण से है और स्तूप का संबंध मृत्यु से है। तो इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए जन्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? सारनाथ, बोध गया, कपिलवस्तु, राजगृह। तो कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर बी बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग, त्रिमूर्ति। तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में जो संघ का जो स्थान है ये सबसे महत्वपूर्ण है और त्रिरत्न का, तीनों रत्नों का सबसे अनिवार्य अंग होता है। ठीक है, और सारनाथ में सबसे पहले उन्होंने अपना उपदेश दिया था और देने के बाद उन्होंने बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की थी। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक भी है इसका, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। मतलब कि कौन कौन से बौद्ध धर्म है? बौद्ध धर्म के बुद्ध धर्म और संघ मिलकर बनते हैं त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण इसका प्रचार करने वाले धर्म में कौन सा है? इच्छा सब। तो ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी सिख धर्म और डी हिंदू धर्म। तो इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी है। ये जो है इसका प्रचार करने वाले धर्म, इनके धर्म को जो है प्रचार करते हैं। कौन से हैं? बौद्ध धर्म के। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बुद्ध की मृत्यु जो है वो किस वर्ष में हुई थी? 483 ईसा पूर्व, 438 ईसा पूर्व, 453 ईसा पूर्व और 468 ईसा पूर्व। तो किस ईसा पूर्व में हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर और पावापुरी। तो किससे संबंधित नहीं है? पावापुरी। पावापुरी में जो है इसका
महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। और तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन से होगा? ऑप्शन नंबर डी से होगा, पावापुरी से संबंधित नहीं है, क्योंकि पावापुरी के समीप जो है महावीर स्वामी का जो है मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये केवल सारनाथ, बोध गया और कुशीनगर महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित है, और बाकी पावापुरी महावीर स्वामी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त और अशोक। तो भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव आदिनाथ कहा जाता है, और इसमें भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी हैं।